हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है बिना दहेज के आई बहू। व्योमा ने आलोक के लिए चाय लाकर मेज पर रख दी और चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठे कितली से प्याले में चाय डालने लगी। आलोक ने व्योमा के झुके हुए मुख पर दृष्टि डाली। लगता था वह अभी अभी रो कर उठी है। आलोक रोजाना ही व्योमा को उदास देखता है। वैसे व्योमा रोती बहुत कम है। वह समझता है कि व्योमा के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसलिए उसने पूछकर व्योमा को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं, व्योमा के स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती है कि उन्हें इस कदर थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकती और पिताजी को चाय नुकसान करती है। तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी, किंतु उन्होंने कहा कि दूध उन्हें हजम नहीं होता। आलोक चाय का प्याला हाथ में लेकर माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा तो व्योमा धीरे से बोली, पहले आप चाय तो पी लीजिए, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतजार में मत बैठी रहना। माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। व्योमा ने चाय नहीं पी। गोद में हाथ रखे खिड़की से बाहर देखती रही। काश वह भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंता रहित होती। व्योमा के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वे उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाई के लिए कुछ पैसे अपने पास से दे देते। परिणाम यह हुआ कि वे जितना काम व मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली। जो थोड़ा बहुत धन था वह खत्म हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ एक मकान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते व्योमा ने घर का भार संभाला, अपना कर्तव्य समझा। उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। छोटी बहन पूनम मेडिकल कॉलेज में चौथे साल में थी और भाई अनुनय बीए द्वितीय वर्ष में। आलोक ने जब व्योमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक पूनम पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक वह विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर आलोक ने आश्वासन दिया था कि विवाह में वह कुछ खर्च न होने देगा और विवाह के पश्चात भी व्योमा अपना वेतन घर में देने के लिए स्वतंत्र होगी। आलोक का यह तर्क था कि वह एक मित्र के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। यह तर्क व्योमा को भी ठीक लगा था। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वह खुद को बहुत ही अकेला व असहाय सा पाती थी। उसने सोचा, यदि उसे आलोक जैसा साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएगी। फिर भी व्योमा की आशंका थी कि अकेली संतान होने के कारण आलोक से उसके माता पिता को बहुत सी आशाएं होगी और इसलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर आलोक ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वे दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। आलोक के पिता प्रबोध राय एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर न उठ सके थे। आलोक उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। आलोक सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने अधिक संतुष्ट है कि व्योमा के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वह अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज के लिए केवल इसलिए किया था कि बहू अपने वेतन से वह कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई तो वे क्षुब्ध हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया। आलोक कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ सुमित्रा अपने पलंग पर लेटी हुई थी। प्रबोध राय पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे। आलोक बोला, माँ, व्योमा कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही है। चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी।
रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेगी? व्योमा पिताजी के लिए मौसम्बी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊँगी। मैं तेरी माँ हूँ। क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊँ? क्या करूँ, उम्र से मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं व्योमा को रोटी बनाने देती? वह तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है आलोक? 7 बजे का पक्का खाना 12 बजे तक वासी नहीं हो जाएगा? तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस ली। माँ बोली, माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों से करते हैं। घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। श्याम सुंदरलाल 25 लाख रुपए नकद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती वह क्या आपको रस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्म दिखाने और शॉपिंग कराने में मेरा आधे से ज़्यादा वेतन स्वाहा हो जाता। ऊपर से उसके उलाहने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी हुआ ही न होता तो क्या होता? यदि व्योमा कुछ लाई नहीं तो वह अपने ऊपर खर्च भी तो कुछ नहीं कराती। तुमसे इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथों का खाना पसंद ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि यह समस्या कैसे हल हो। सुमित्रा के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए भी आलोक जानता था, सो वह चुप रही। आलोक ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ, पूनम ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है। अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। अनुनय भी 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ व्योमा का उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वह नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। आलोक हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती है माँ? पूनम डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा? तभी व्योमा 2 गिलासों में मौसम्बी का जूस लेकर कमरे में आई। आलोक हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कर रही थी, व्योमा तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है। अब पी लो, व्योमा ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता है, आलोक का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। विवाह के पश्चात व्योमा ने एक बार भी सुना कर नहीं कहा कि आलोक ने उसे जो आश्वासन दिए थे वे निराधार थे। उसने कभी यह नहीं कहा कि आलोक के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही धन खर्च किया था। तब क्या उसका धन के प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं है कि वह अपने भाई बहन को योग्य बनाने में सहायता करे? वह तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती है। कभी उसने पति के कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी अब भी उन्हें ही पहनती, पर उसके माथे पर सिकन तक नहीं आती थी। व्योमा ने सरलता के से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख आलोक उससे काफ़ी प्रभावित था। यही बात वह अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वे घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बतलाना चाहते थे कि वह अपने बहन भाई के ऊपर जो धन खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। व्योमा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने उन्हें बताया कि प्रबोध राय जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे तब स्कूटर वाले उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वे सड़क पर गिरे पड़े हैं। व्योमा तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। ससुर बेहोश पड़े थे। व्योमा कुछ लोगों की सहायता से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से पूनम को फ़ोन किया। पूनम ने कहा कि वे चिंता न करें, वह जल्दी ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। व्योमा ने छुट्टी के लिए स्कूल में फ़ोन कर दिया
और घर आकर अस्पताल के लिए जरूरी सामान रखने लगी। तभी पूनम आ गई। जितनी तत्कालीन चिकित्सा का करना संभव था उसने की और उन्हें अस्पताल ले गई। पूनम अपने स्वभाव व व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में सर्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट का संबंधी अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके मित्रों और संबंधित डॉक्टर ने सब प्रबंध कर दिए। घबराहट के कारण सुमित्रा को लग रहा था कि वह शक्ति रहित होती जा रही है। सारे अस्पताल में एक हलचल सी मची हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसके रिटायर्ड पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में व्योमा आकर सास को धीरज बंधाने का प्रयत्न करती। आलोक ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। व्योमा ने उसे भी इस घटना की सूचना दे दी। अनु ने समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भागदौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक मित्र ने उसे अपनी कार दे दी थी। 5-6 घंटे बाद प्रबोध राय कमरे में लाए गए। पूनम ने बार बार व्योमा की सास को तसल्ली दी कि प्रबोध राय जल्दी ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। सुमित्रा ने कमरे में चारों ओर देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब अनु ने बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती है? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? व्योमा हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना रक्त दिया है ना, इसीलिए यह बढ़ कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुन सुमित्रा की आंखें छलछला आई। वे सोच रही थी कि यदि व्योमा ने बहन की पढ़ाई में सहायता न की होती तो क्या आज पूनम डॉक्टर होती और क्या उसके पति को ये सुविधाएं मिल पाती? श्याम सुंदरलाल का पुत्र क्या अपनी बहन को दहेज के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? प्रबोध राय जब घर आए तब तक सुमित्रा की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन कराकर वे व्योमा के लिए कारीगन बुन रही थी। तभी उन्हें अनुनय के आने की आवाज़ सुनाई दी। प्रसन्नता से उनका मुख उज्जवल हो उठा। अनुनय ने एक डब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है। पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर सुमित्रा चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा मैं इस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजा जी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही है। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब शीघ्र डब्बा खोलिए, अनुनय ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो सुमित्रा स्तब्ध रह गई। वो डब्बा दबाई आंखों से बोली, पगले, मैं बुढ़िया यह साड़ी पहनूंगी? अपनी जीजी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और अनुनय ने सुमित्रा का हाथ अपने सिर पर रख लिया। सुमित्रा हंस के बिना न रह सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो। मैं तो बस यही कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।